A very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So, this is the continuation of your chapter number 4, that is to the cuckoo. In previous class, we all have discussed about maybe 2 or 3 stanzas, no? Okay, now today we're going to start from the stanza. Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery. Okay, now first of all, in this stanza, we'll see the difficult words. First of all, the thrice meaning is, thrice मतलब क्या होता है आपका? थ्राइस मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ को 3 बार करना. थ्राइस मतलब जैसे किसी भी चीज़ को 3 बार कहना. डार्लिंग यू ऑल नो मतलब प्रियतम या प्रेमिका. स्प्रिंग यू ऑल नो. इवन येट दो आर्ट कला. इनविजिबल थिंग, इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दैट वी आर नॉट एबल टू सी, और जो हमें नहीं दिखती है. मिस्ट्री मतलब होता है कोई भी रहस्य चीज़ें या रहस्य, कोई भी रहस्य या राज. तो थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग. इन दिस लाइन द पोएट नरेट्स अ कुकू दैट थ्राइस वेलकम, तुम्हारा 3 बार वेलकम है डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की प्रियतम, या 3 बार मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ. 3 बार तुम्हारा स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत. तीसरी बार तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ ओ स्प्रिंग की प्रेमिका. इवन येट दो आर्ट टू मी, जबकि तुम मेरे लिए या मुझ में एक कला लाती हो, या मेरे लिए एक कला की तरह हो तुम. नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, तुम कोई पक्षी नहीं हो पर एक क्या हो, एक ऐसी अदृश्य चीज़ हो. अ वॉइस अ मिस्ट्री, एक आवाज़ हो, एक रहस्य हो. मतलब सबसे पहले थ्राइस इन दिस स्टैंजा में जो थ्राइस वेलकम होता है, पोएट सबसे पहले जब भी कुक्कू की आवाज़ सुनता है तो वो ये नरेट करता है कि पहली बार वेलकम कब करता है वो, कि जैसे ही कुक्कू की आवाज़ सुनाई देती है तो हमें समझ में आता है कि स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है. उसके बाद सेकंड, जब पोयम अपने चाइल्डहुड डेज में थे तब वो कुकू को याद करते हैं, तो तब उसका दूसरा बार वेलकम करते हैं. अब तीसरा वेलकम, ये जब पोएट एडल्ट या टीनेजर एज में जाते हैं तब वो तीसरी बार यहाँ पे कुकू का वेलकम करते हैं. वो कहते हैं कि तुम 3 बार तुम्हारा वेलकम है स्प्रिंग की प्रेमिका. तुम मेरे लिए एक कला की तरह हो, या मुझ में एक कला जैसी हो. तुम कोई पक्षी नहीं हो पर एक ऐसी अदृश्य चीज़ें हो, एक आवाज़ हो, एक रहस्य हो जिसे सिर्फ मैं सिर्फ जिसे खोजता जाता हूँ. एक रहस्य चीज़ है, मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही अंदर मैं उसमें खोता जाता हूँ. ना The same whom in my schoolboy days I listened to that cry, which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. Now in this line, cry मतलब होता है, एक cry होता है हमारा रोना, पर in here the poet defines this word cry as किस आवाज़ को उन्होंने cry क्या, कुकू की आवाज़ को बोला है. बुश मतलब होता है आपकी झाड़ियाँ, ट्री यू ऑल नो, स्काई यू ऑल नो. तो द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई, वही सेम आवाज़ जो मैं अपने स्कूल के दिनों में सुनता था, वही आवाज़ आज भी वही आवाज़ बिल्कुल सेम है जो मैं सुनता हूँ. विच मेड मी 1,000 डेज, जो मुझे तुम्हें खोजने के लिए, ढूंढने के लिए मजबूर करती है, कभी झाड़ियों में, कभी पेड़ों में, कभी आकाश में. तो जो इस स्टैंजा में जो पोयम डिफाइंस करते हैं, नरेट्स करते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब जब वो आवाज़, कुक्कू की वो आवाज़ जब मैं सुनता था, वही आवाज़ आज भी वही आवाज़ सुनता हूँ. ये आवाज़ भी बिल्कुल वो मेरे स्कूल डेज वाली आवाज़ ही है.
तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद तुम्हें खोजने के लिए मैं हज़ार तरीकों से मजबूर हो जाता हूँ। मतलब तुम्हें खोजने के लिए मुझे ऐसे 1000 वेज में मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, कभी झाड़ियों में, कभी पेड़ों में, कभी आकाश में, कि तुम और तुम्हारी आवाज़ मुझे, तुम कहाँ हो, जहाँ से तुम्हारी आवाज़ आ रही है मैं तुम्हें देख सकूँ। To seek thee did I often rove through woods and on the green, and thou wert still a hope, a love still longed for, never seen. Now यहाँ पे होता है seek, मतलब होता है तुमको ढूंढना या भटकना। रोव मतलब होता है, नाउ सी हियर, रोव मतलब है आपका टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑफन विथ नो पर्टिकुलर पर्पस। मतलब रोव मतलब होता है मैं नॉर्मली ऐसे घूमना या भटकना बिना किसी पर्पस के, मतलब जैसे हमारे पास कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी घूम रहे हैं। होप मतलब होता है आशा, ठीक है। नाउ टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं बिना वजह, बिना मतलब के, बिना काम के भटकता रहता हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं बेवजह कहीं भी बिना पर्पस के, बिना कोई पर्टिकुलर पर्पस, बिना रीज़न के यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, तो जंगलों में बिना पर्पस, थ्रू वुड्स मैं जंगलों में घूमता हूँ, एंड ऑन द ग्रीन मैं जंगलों में घूमता हूँ, झाड़ियों में घूमता हूँ, और मुझे जहाँ भी हरियाली दिखती है मैं वहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए घूमता रहता हूँ। एंड दो वर्ड स्टिल आ होप, क्योंकि तुम मेरे लिए एक आशा की तरह हो, मेरा प्यार हो, जिसको मैं चाहता था और चाहता हूँ, जिसको मैं बचपन से चाहता आ रहा हूँ, मतलब स्टिल लॉन्ग फॉर, जिसे मैं चाहता हूँ, फॉर नेवर सीन, जिसे मैं चाहता हूँ पर उसे कभी देखा नहीं। तो टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, तो इस जो स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैं बिना पर्पस, बिना मतलब के भटकता रहता हूँ, बिना मतलब के यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। थ्रू वुड्स, कभी जंगलों में, हरियाली वाली जगहों में, बुशेस में, एवरीवेयर मैं तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। एंड दो वर्ड्स स्टिल अ होप, क्योंकि तुम मेरे लिए एक आशा हो, मेरा प्यार हो, जिसे मैं चाहता था और चाहता हूँ और चाहता रहूँगा, फॉर बट नेवर सीन, लेकिन कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा। And I can listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again. Now यहाँ beget का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा करना। तो पोएट कहते हैं यहाँ पे एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और वो तुम्हारी आवाज़ जो मैं बचपन अपने चाइल्डहुड डेज में सुनता था वो मैं आज भी अभी तक सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द लेन, मतलब जैसे मैं बचपन में उस समतल एरिया में, उस प्लेन में लेट जाता था, आज भी मैं उसी तरह लेटने के लिए तैयार हूँ। और लेटने के बाद मैं तब तक तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा जब तक कि मैं वो अपने चाइल्डहुड के जो चाइल्डहुड वाला गोल्डन टाइम है उसे वापस गेन ना कर लूँ। मतलब आई कैन लिसन टू दी येट, और मतलब मैं तुम्हें अभी भी सुन सकता हूँ। कैसे सुन सकता हूँ? जैसे मैं बचपन में सुनता था, प्लेन में, ज़मीन में बिल्कुल लेट कर तुम्हारी आवाज़ को सुनता था, आज भी मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता हूँ। मैं फिर से वैसे ही लेट सकता हूँ और तुम्हें तब तक सुनना चाहता हूँ जब तक कि मैं अपना वो गोल्डन टाइम या जो अपना चाइल्डहुड वाला डेज था उसे वापस ना गेन कर लूँ। O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee. O blessed bird, मतलब ओ धन हो तुम पक्षी, धन हो तुम पक्षी। द अर्थ वी पेस, पेस मतलब होता है इस
स्टडी वॉकिंग और रनिंग मतलब ऐसे कि अगर हम दौड़ भी रहे हैं या हम चल भी रहे हैं तो वो ऐसे एक एक कदम वाली कहानी, मतलब ऐसे किसी भी पेस, मतलब किसी भी चीज़ों को एक कांस्टेंट स्पीड में चलना, मतलब एक रफ्तार में चलना, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। तो मतलब नॉर्मली स्पेस का मतलब होता है कदम रखना। अपीयर्स मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है। अनसब्सटेंशियल मतलब होता है अनरियल। फेरी प्लेस मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू नॉर्मली फेरी, ये जो फेरी का प्लूरल फॉर्म हो जाता है तुम्हारा। फेरी मतलब होता है वो फेरी लैंड या फेरी प्लेस दैट इज़ फुल ऑफ फेरीज दैट इज़ फिट होम फॉर दी। नाउ तो यहाँ इस स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि ओ ब्लेस्ड बर्ड, धन हो तुम पक्षी, द अर्थ वी पेस, जिस पृथ्वी पर हम आते हैं या जिस पृथ्वी पर हमने कदम रखा है, अगेन अपीयर्स टू बी, वो फिर से वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि एक अनरियल, मतलब कुछ इमेजिनेशन वाली चीज़ें, मतलब अनरियल, वो ये अर्थ हमें ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि अनरियल है, इसमें भी कोई भी रियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं। ये एक फेरी प्लेस है। फेरी प्लेस मतलब यहाँ पे पूरी परियों से ये अर्थ भरी हुई है। दैट इज़ फिट होम फॉर दी, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट या बिल्कुल फिट घर है। तो इस स्टैंजा में पोएट बोलते हैं ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस, ओ धन हो तुम पक्षी, जिस पृथ्वी पर हम आते हैं या जिस पृथ्वी पर हमने कदम रखा है, हम ऐसा प्रतीत होता है वो कि ये जैसे बिल्कुल अनरियल फेरी से भरी हुई है, और यह बिल्कुल सही घर है तुम्हारे लिए। ना हियर दिस द चैप्टर इज completed. The PDF part I have sent you all in the previous classes, so copied all the notes from there and try to complete all the notes as early as possible.